गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंगारिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम जो हमारा अगला ऑनलाइन चैप्टर है उसके अंदर हम महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने अपने पूर्व कक्षाओं में इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। आज हम उसी टॉपिक की विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। जो इससे पूर्व की जो ऑनलाइन क्लासेज हुई वहाँ पर हमने मनु, कौटिल्य, शुक्र, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक आदि जो भारतीय राजनीतिक विचारक थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। उनके राजनीतिक जो विचार थे, आर्थिक विचार थे, शिक्षा संबंधी जो विचार थे, धार्मिक विचार थे, सामाजिक विचार थे, उन सभी विचारों के बारे में हमने जाना कि वो अपने विचारों में इन सभी पहलुओं पर अपने विचार क्या रखते थे। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, तो उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर उनकी राजनीतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, शिक्षा संबंधी पक्ष और उनके जो प्रमुख विचार थे उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रचित की, कौन सी कृतियाँ लिखी, उसके बारे में जानेंगे। उनका जीवन परिचय, उन्होंने कहाँ जन्मे, कहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बारे में हम पूर्ण रूप से इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। आपको जिस प्रकार मैंने बोर्ड के ऊपर गागर में सागर भरने की कोशिश की है, एक ही बोर्ड के ऊपर मैंने जितने भी उनके प्रमुख विचार थे, प्रमुख कृतियाँ थी और उनका जीवन परिचय को मैंने एक ही बोर्ड के ऊपर पूरा समाहित करने का प्रयास किया है। और इन्हीं बिंदुओं पर हम अगली जो क्लास होगी उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं महात्मा गांधी के विचारों के बारे में। जैसा कि आप सबको विदित है, सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ? वर्तमान में गुजरात राज्य के काठियावाड़ नामक जो क्षेत्र है, वर्तमान में कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। तारीख कब थी? 2 अक्टूबर 1869। कौन सी तारीख थी? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर? काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जैसे गुजरात के अंदर आप एक चीज़ देखते हैं कि गुजरात में सबसे पहले खुद का नाम लिखा जाता है, फिर अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम जोड़ा जाता है। तो वैसे ही उनका नाम था मोहनदास। उनका खुद का नाम क्या था? महात्मा गांधी का नाम क्या था? मोहनदास। उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ध्यान करें आप लोग ना, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। और उनकी माता जो एक आध्यात्मिक महिला थी, उनका नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। और जब उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी, उनका नाम कस्तूरबा, और उनके 4 पुत्र हुए। ठीक है ना? कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए। और जो उनकी प्रमुख कृतियाँ थी, ठीक है, प्रमुख कृतियाँ मतलब उनकी रचना, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर किन किन अपने राजनीतिक विचार, धार्मिक विचार, आर्थिक विचार, शिक्षा संबंधी विचार और अन्य विचारों के अंदर बहुत से बिंदुओं को अपने को महत्ता प्रदान की, जिनमें प्रमुख कृतियों में हिंद स्वराज्य, उनकी जो प्रमुख कृतियाँ थी उनमें हिंद स्वराज्य, दूसरी रचना अपनी आत्मकथा, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं माई कैम्प, अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तीसरी जो रचना थी उसका नाम था शांति और युद्ध में अहिंसा। अगर बोर्ड पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप अपने उसको नोट करके अच्छे से समझ ले, लिख लें। शांति और युद्ध में अहिंसा। चौथा है जो कृति थी, चौथी रचना थी वो थी नैतिक धर्म। पांचवी रचना जिसका नाम था सत्याग्रह। छठी रचना सर्वोदय। सातवीं रचना सत्य ही ईश्वर है। आठवीं रचना सांप्रदायिक एकता। और नवीं जो रचना थी उसका नाम था अस्पृश्यता निवारण, मतलब छुआछूत का निवारण। तो ये तो थी गांधी जी की प्रमुख कृतियां या रचनाएं। इसके साथ गांधी जी ने और अपने विचारों में किन किन चीज़ों को स्थान दिया, वो हैं प्रमुख विचारों में
सत्य और अहिंसा, जैसे कि आप पहले की जो कक्षा है उनमें पढ़ते आए हैं कि गांधी जी ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, है ना, सत्य ही ईश्वर है कहा था। और अहिंसा के बारे में कि कोई भी काम करे उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अहिंसा को उन्होंने कितने भागों में बांटा, फिर 3 भागों में। जो 3 भाग थे उनकी हम सभी की जागृति 3 भाग थे, वो थे जागृत अहिंसा, दूसरा जो पार्ट है वो है औचित्यपूर्ण अहिंसा, और तीसरा है भीरुओं की अहिंसा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं तीनों वर्ड वापस बोल रहा हूँ। अहिंसा के 3 प्रकार बताए गांधी जी ने, वो था पहला जागृत अहिंसा, दूसरा औचित्यपूर्ण अहिंसा, तीसरा भीरुओं की अहिंसा। कौन से पार्ट थे? जागृतपूर्ण अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और भीरुओं मतलब डरपोकों की अहिंसा। इनका हम जब ऑनलाइन क्लास आएगी उसमें अच्छे तरीके से इनका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो बिंदु है, उन्होंने किस मार्ग को अपनाया? सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, और जब वे किसी काम से एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893। कब गए थे गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका? 1893। ठीक है, और वापस कब लौटे बताएं आप लोग, किसी को बता दो। 2015 को लौटे। कब लौटे? 2015 को। कौन सी तारीख थी वो? 9 जनवरी। कौन सी तारीख थी? 9 जनवरी 2015 को गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से वापस लौटे। ठीक है ना। अब जो अगला बिंदु है वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह जब 1915 के अंदर लौटे, फिर बाद में उन्होंने पहले सत्याग्रह के प्रयोग के रूप में बिहार में चंपारण नील खेती का विद्रोह, फिर बाद में खेड़ा सत्याग्रह, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की जो हड़ताल थी उसके अंदर सत्याग्रह के अपने पहले प्रयोग किए। और उसके बाद में आपको पता हो कि 1919 के अंदर रोलेट एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट आया? रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट को मोतीलाल नेहरू जो थे उनका कथन था कि अपील, दलील और वकील की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, या वकील, अपील, दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है। तो ये एक काला कानून था। 1919 के समय में ये काला कानून लगा। फिर बाद में इस रोलेट एक्ट और जो पंजाब के 2 नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है, सत्यपाल और किचलू। ठीक है, क्या थे उनके नाम? सत्यपाल और किचलू। तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई उस समय में। तो उसके विरोध में पंजाब के अमृतसर, वर्तमान पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग था, वहां पर एक सार्वजनिक सभा चल रही थी। किसके पक्ष में? रोलेट एक्ट के विरुद्ध में। ठीक है, तो उस सभा के अंदर जनरल डायर, ठीक है, तो उस समय जो जनरल था उसका नाम था जनरल डायर। तो जनरल डायर के निर्देशानुसार वहां पर जो सार्वजनिक सभा हो रही थी रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में, तो वहां पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। तो अंधाधुंध गोलीबारी से क्या हुआ? उसमें संभवतः बताया है कि फिक्स तो नहीं है, लेकिन संभवतः 800 लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। फिर बाद में जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर बाद में हंटर कमेटी आई। कौन सी कमेटी आई? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी क्यों आई? क्योंकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसकी जांच करने के लिए। तो हंटर कमेटी जांच किसकी की? जलियांवाला बाग के हत्याकांड की। जो कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो उसकी जांच के लिए, जब जो लोग निर्दोष मारे गए उसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी आई? हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी ने रिपोर्ट में किसके नेतृत्व में हुआ, किसके निर्देशन में हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के। तो हंटर कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें कहा गया कि उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठता का पालन किया है। किसने? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए अपने कार्य को संपादित किया। ठीक है, लेकिन उनका तरीका सही नहीं था। ये रिपोर्ट दे दी। और फिर बाद में एक, जहाँ तक जो ब्रिटिश सरकार के जो समर्थक थे, तो उन्होंने वहाँ तक कह दिया कि जनरल डायर तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के रक्षक है। क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के रक्षक। ठीक है, तो फिर बाद में हंटर कमेटी आई।
फिर हंटर कमेटी के बाद में एक आया खिलाफत आंदोलन। क्या आया? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या था? जो टर्की के अंदर जो खलीफा पद था, ठीक है, धर्मगुरुओं का, तो उसे समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त करने से जो भारत के जो धर्मगुरु जो मुस्लिम लोग थे, जो खलीफा को अपने धर्मगुरु के रूप में मानते थे, तो उसका विरोध वो भी करने लगे। कौन? मुस्लिम लोग भी। तो एक तरह से जलियांवाला बाग हिंदुओं के नरसंहार, ठीक है, और दूसरा खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम वर्ग के लिए बाधक बन गया। तो एक तरह से हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेजी सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके खिलाफ हो गए। और फिर बाद में उन दोनों ने एक साथ मिलकर, किन्होंने? हिंदू और मुस्लिम जो लोग थे, तो उन दोनों ने मिलकर एक साथ अंग्रेजों को भड़काने का प्रयास किया। फिर बाद में अब 1920 के अंदर, अब हम चलते हैं सत्याग्रह का प्रयोग। 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन हुआ। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग नहीं करना। शाब्दिक अर्थ का संधि विच्छेद करें तो उसका अर्थ होता है सहयोग नहीं करना। अब सहयोग किसका नहीं करना? ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। किसका सहयोग नहीं करना? ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना, उनकी नीतियों का सहयोग नहीं करना, ठीक है, उनको नियमों को नहीं मानना। लेकिन किसके साथ? सत्य और अहिंसा के साथ। किसके साथ? सत्य और अहिंसा के साथ, शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो चलते 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 वो बहुत उग्र सीमा तक पहुंच गया। और फिर 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को वर्तमान वर्तमान यूपी जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके अंदर गोरखपुर जिला है, वहां पर एक स्थान का नाम है काकोरी कांड। सॉरी, वहां काकोरी कांड नहीं, चोरा चोरी कांड। कौन सा था? चोरा चोरी कांड। और बहुत सी बुकों में ध्यान रखें आप, जहां पर ये तारीख 5 है, वहां पर 4 तारीख भी आती है। बहुत सी बुकों में 4 तारीख दी है, बहुत सी बुकों में 5 तारीख दी है, तो आप ध्यान कर लें थोड़ा। 4 या 5 फरवरी 1922 को जो वर्तमान यूपी है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक जगह थी, वहां पर थी चोरी चोरा जगह। नाम का जगह का नाम क्या था? चोरी चोरा। तो वहां पर क्या हुआ? एक थानेदार, जो उस समय क्या कि जब आंदोलन उग्र सीमा पर पहुंच गया, तो वहां पर एक पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो धरना प्रदर्शन के अंदर जब पुलिस ने वहां पे धरना प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, तो उग्र जो जनता थी, क्रांतिकारी थे, उन्होंने उस थाने में आग लगा दी। और थाने में आग लगाने से क्या हुआ कि एक थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। और जिंदा जलने से क्या हुआ कि गांधी जी को जो रास्ता था असहयोग का, वो कौन सा था? कि सत्य और अहिंसा के साथ सभी काम किए जाए। लेकिन वो हिंसात्मक तरीके क्रांतिकारियों के द्वारा अपनाए गए। जब क्रांतिकारियों द्वारा हिंसात्मक तरीके अपनाए गए, तो वो उससे आहत हो गए और उन्होंने असहयोग जो आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया। फिर बाद में 1930 से लेकर 32 तक सेविन अवज्ञा आंदोलन चलाया, ठीक है ना। कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन। तो इस तरह से जो क्रांति की जो कड़ियाँ थी वो निरंतर चलती रही। और असहयोग आंदोलन 1920 में, और असहयोग आंदोलन के बाद में सेविन अवज्ञा आंदोलन। सेविन अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? बताएं आप लोग। सेविन अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 32 तक, ठीक है। अब जो अगला बिंदु है, हिजरत या प्रवचन। हिजरत सत्याग्रह का एक रूप है। जैसे सत्याग्रह के बिंदु के अंदर मैंने इसको लिख रखा है, तो क्या है? हिजरत या परिवचन क्या है? एक सत्याग्रह का रूप है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग। मतलब जो जहां पर आप रह रहे हैं, ठीक है, निवास कर रहे हैं, तो स्थायी निवास का स्वैच्छिक परित्याग, मतलब एक जगह से अन्यत्र किसी और जगह पर चले जाना। तो उस समय क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते थे और अपने आत्मसम्मान को आत्मसम्मान के साथ उस जगह पर नहीं रह पा रहे थे, तो अपनी रक्षा के लिए वो क्या कर रहे थे? हिंसक शांति नहीं रखते थे, और उनके द्वारा जो हिजरत का प्रयोग किया जा सकता था। मतलब अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो एक स्थान को छोड़कर अन्यत्र दूसरे स्थान पर आत्मरक्षा के लिए जाने लगे। तो उसको क्या नाम दिया? हिजरत या प्रव्रजन। नेक्स्ट जो बिंदु है, चौथा सत्याग्रह में अगला जो बिंदु है वो है अनशन।
तो अनशन भी एक सत्याग्रह का रूप है। तो अनशन का अर्थ क्या है कि आत्मशुद्धि या अत्याचारों के जो हृदय परिवर्तन के लिए किया जाता है। और इसके अंदर किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता और उसमें आध्यात्मिक बल जो है उस पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो अनशन था, अनशन का उद्देश्य क्या होता कि आत्मशुद्धि और हृदय जो अत्याचारी थे, ब्रिटिश सरकार थे, उनके हृदय प्रवर्तन के लिए अनशन किया। और गांधी जी इसे अत्यधिक उग्र अस्त्र समझते थे। किसको? अनशन को। नेक्स्ट है 5वां बिंदु, वो हड़ताल। जो सत्याग्रह का जो अगला बिंदु है, अगला एक प्रकार है, तो वो क्या है? हड़ताल क्या है? सत्याग्रह का एक रूप है। तो हड़तालें थी जो गांधी जी वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं रखते थे। जैसे बताया, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की धारणा दी थी, तो कार्ल मार्क्स जो वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं था और उनके अनुसार आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न है वो क्या कहलाएगा? हड़ताल। क्या कहलाएगा? आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रयत्न क्या कहलाएगा? हड़ताल। ठीक है, ये थे सत्याग्रह के अलग अलग प्रकार। अब इसके साथ ही गांधी जी ने अपने विचारों में राज्य संबंधी विचार, कि उनके राज्य संबंधी विचार क्या थे, कि राज्य कैसा होना चाहिए, कि राज्य की सत्ता का विरोध कैसे किया जाए, जो ये प्रमुख बिंदु थे उसके बारे में जो गांधी जी के विचार थे। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण सत्ता। एक तो होती है केंद्रीकरण सत्ता, जिसमें समझ सकती है। केंद्रीकरण सत्ता के अंदर क्या होता है कि अपनी समझ सत्ता, शासन सत्ता एक व्यक्ति संभालता है, एक व्यक्ति के हाथों में सब सत्ता होती है। तो अगर एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता आएगी और उसका लोक हित, सामान्य हित और जनहित नहीं करेगा और स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर राज्य शासन करेगा, तो वो कौन सा शासन बन जाएगा? तानाशाह शासन बन जाएगा। तो वो सत्ता के विकेंद्रीकृत जो सत्ता है, जो सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होकर सत्ता को बहुत सारे हाथों में बांटना चाहते थे, तो इसी प्रकार की जो सत्ता है वो क्या कहलाएगी? विकेंद्रीकृत सत्ता। अगला जो बिंदु है नागरिक अधिकार। तो नागरिक अधिकारों के अंदर भी जो वर्तमान में संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है, ठीक है, उन सभी अधिकारों के बारे में कहा कि संपत्ति का अधिकार, सब उस समय जो संपत्ति का अधिकार भी आपको था, जो बाद में मूल संविधान में हटा दिया गया। पहले अधिकार कितने थे संविधान में प्रदत्त? अपन आज की बात करें, उस समय तो अधिकार नहीं थे, लेकिन आज के समय में अधिकारों की बात करें तो मूल संविधान में अधिकार कितने थे? 7 थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने? 6 हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और मूल जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल जो संविधान है उनकी व्याख्या की गई। नेक्स्ट जो अगला बिंदु है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन गांधी जी ने किया कि समाज के अंदर जो वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो वर्ण व्यवस्था है वो होनी चाहिए। और उन्होंने प्रत्येक वर्ण जो है अपने वंश परंपरा के आधार पर अपना कार्य करेगा। ठीक है, और जो विविध वर्ण है या वर्गों के जो व्यक्ति है, सामाजिक, राजनीतिक और उनको आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होंगे। जो उनको अन्य वर्ग हैं, उनको अपने वंश परंपरा के अधिकार कार्य करने के साथ साथ उनको अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में अपने समान अधिकार प्राप्त होंगे और साथ में किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। और आदर्श जो समाज है उसमें स्त्रियों को भी सभी समान अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है ना, तो ये था वर्ण व्यवस्था के अंदर। अस्पृश्यता का नाम, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वर्ण व्यवस्था तो होगी लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की बाधक तत्व कोई भी नहीं बनेंगे और सामाजिक एकता और राजनीतिक एकता और आर्थिक क्षेत्र में एकता बनाए रखने के प्रयास किए जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य जैसे वर्तमान में मैंने बताऊँ आपको, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, ठीक है ना, प्रस्तावना में 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष या अखंडता। ये जो 3 शब्द थे बाद में जोड़े गए। तो ये व्यवस्था जो वो भी चाहते थे कि समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए, ठीक है, सांप्रदायिक एकता बढ़ाने के लिए सभी वर्गों को एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा। तो वो धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के पक्ष में थे। उन्होंने जैसे आगे का जो बिंदु है गोवध निषेध, मतलब उन्होंने जो गाय और जो बैल थे और जो पशु संपदा थी उसको वध पर रोक लगाया कि जो गौ संपदा है या गोवध है तो उस पर गोवध नहीं किया जाए और उस पर रोक लगाई जाए। मद्य निषेध, मतलब मद्य निषेध का अर्थ है
मध्य के अंदर तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिससे नशा होता है, ठीक है ना, जिसमें शराब है, बीड़ी, गुटखे, सिगरेट। वर्तमान की अगर हम बात करें, अफीम, गांजा, स्मेक, ये क्या है? मद्यपान है। तो मद्यपान के साथ साथ उन्होंने कहा, क्या कहा कि मद्यपान निषेध हो। मतलब अगर ये समाज की जो बुराई है, सामाजिक बुराई है, जिसमें व्यक्ति सभी तरह से एक तरह से नुकसान को प्राप्त करता है, तो उन्होंने मद्य निषेध, जिससे नशा हो, ठीक है ना, मद आ जाए, तो मद्य निषेध की भी उन्होंने पैरवी की। नेक्स्ट जो अगला बिंदु है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, ठीक है ना। तो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के अंदर मूल कर्तव्य के अंदर भी इसकी व्याख्या की गई है। जैसे मूल कर्तव्य अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 51 के अंदर बाद में जो मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य था, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21 में भी इसको जोड़ा गया है, मूल नीति तत्वों में भी इसे जोड़ा गया है, मूल कर्तव्यों में इसे जगह दी गई है, मूल अधिकारों में इसे जगह दी गई। तो समाज का जो वंचित वर्ग है या जो 6 से 14 वर्ष के बालक है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जो वर्तमान के मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निषेध तत्वों में भी अपना स्थान रखता है। जो अगला बिंदु है, औद्योगिकरण का विरोध। क्या है? औद्योगिकरण का विरोध। तो औद्योगिकरण का मतलब, जब गांधी जी ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश राज्य और अन्य राष्ट्रों से जब तकनीकी आ गई, तो औद्योगिकरण का विकास बहुत जोर से हुआ। तो औद्योगिक विकास जोरों से होने के कारण जो स्वदेशी माल था, ठीक है, और जो कुटीर उद्योग थे और जो श्रमिक लोग यहाँ पर मजदूर काम करते थे, उनकी मजदूरी हट गई और वहाँ पर उद्योगों का विकास हो गया। तो उद्योगों का विकास होने के लोग साथ साथ क्या हो गए, लोग गरीब होते जा रहे थे, बेरोजगार हो गए। तो उन्होंने औद्योगिकरण का विरोध किया। साथ ही उन्होंने कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया कि कुटीर उद्योग जब होंगे तभी हमारे देश राष्ट्र का विकास हो पाएगा। तो उन्होंने औद्योगिकरण का विरोध करते हुए कुटीर उद्योगों का समर्थन किया, ठीक है ना। कुटीर उद्योग उस समय खुद हाथ से चरखे से कताई कर कर कपड़ा बनाना, तो ये सभी चीजें किससे हुई? कुटीर उद्योगों से। नेक्स्ट है जो बिंदु है, सांप्रदायिक एकता। सांप्रदायिक एकता बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अस्पृश्यता का अंत, धर्मनिरपेक्ष समाज हो, ये दोनों बिंदु क्या करते हैं? सांप्रदायिक एकता को बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले एक थोड़ा सा उदाहरण दिया था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वहां पर किस वर्ग को आहत, किस वर्ग ज्यादा भयभीत हुआ? हिंदू वर्ग। और जो खिलाफत आंदोलन हुआ, तो उससे कौन सा भयभीत हुआ? मुस्लिम वर्ग। जब हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो गए, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और सांप्रदायिक एकता को पर जोर दिया, ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन के अंदर फिर बाद में क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता बढ़ गई और दोनों ने जो उनकी विरोधी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उनका विरोध किया। जो अंतिम बिंदु हमारा, स्त्री सुधार। गांधी जी ने स्त्री शिक्षा, स्त्री जो स्त्रियों की दैनिक जो स्थिति थी, जैसे राजा राम मोहन राय ने भी अपने इसमें विचार दिए, सत्य प्रथा है ना, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये जो सब चीजें, तो उन्होंने राजा राम मोहन राय ने भी। इसी तरह महात्मा गांधी ने भी अपने विचारों के अंदर स्त्री शिक्षा और स्त्री की जो दैनिक स्थिति, सोच थी, उस पर विचार करने के लिए कहा। तो आज के टॉपिक में हमने शॉर्ट में इन्हें पढ़ लिया है, और अगली जो क्लास होगी उनमें हम विस्तृत रूप से एक 2 लेक्चर के अंदर, ज़्यादा नहीं, 2 लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को वापस अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें पूरा उनका जो ये सभी बिंदु लिखे हैं उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर आपने किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैंने ये जो बिंदु लिखे हैं वो सभी बिंदु आपको अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप ध्यान से इन सभी जो बिंदुओं पर मनन या चिंतन करें और अपने दिमाग में इसे पूरा बिठा लें, ताकि आप इस बोर्ड पे जो लिखे हैं वो अपने नोटबुक में उतार लें, ताकि आपको सभी जो बिंदु हैं उनको समझने में बहुत आसानी रहेगी। थैंक यू।